क्या गोल्ड मार्केट का कंट्रोल अब एशिया के हाथ में जा रहा है? क्या लंदन और न्यूयॉर्क की पकड़ कमजोर पड़ रही है? ये संकेत मिल रहे हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की उस रिपोर्ट से, जिसमें उसने कहा कि भारत और चीन की बढ़ती गोल्ड डिमांड से ऐसा होगा। गोल्ड पर बात करेंगे कुंवर ग्रुप के रिसर्च हेड रवि दियोरा से। मैं हूं कमल शर्मा। रवि जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद सर। जी, रवि जी, क्या अब गोल्ड प्राइस डिस्कवरी का कंट्रोल धीरे धीरे एशिया की ओर शिफ्ट हो रहा है? या आपने अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट पढ़ी भी होगी। जब से यहाँ पे शिफ्ट होना भी चाहिए, आई थिंक कि पहले क्या था कि मीन्स के जो चाइना है या मीन्स के इंडिया है, सबके प्राइसेस का रेफरेंस पॉइंट था वो यूएस था। अभी सब ने अपने डोमेस्टिक प्राइस पोलिंग चालू की है, लाइक M6 भी है, NSC भी है, वो अपने खुद के प्राइस पोलिंग करते हैं। और अहमदाबाद बेस या मीन्स के अहमदाबाद बस दिल्ली बेस ऐसे करके वो अलग अलग ज्वेलर अलग अलग लोग से मीन्स के जो पोल में एलिजिबल है वो सबके पास पोल करके प्राइस देते हैं। तो आई थिंक वैसे रेफरेंस पॉइंट माइंड में सबको यूएस ही है। अब वैसे डॉलर टर्म्स में वही प्राइस डोमिनेट कर रहा है। बट यस, धीरे धीरे बेसिक क्योंकि करेंसी का भी इम्पेक्ट मान मान रहे हैं हम, जो डोमेस्टिक प्राइस इतने नहीं बढ़ रहे जितना इंडियन प्राइस बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से डेफिनेटली ये जो डोमिनेंस यहाँ रहेगा। प्लस अभी तक हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर है उसका डोमिनेंस बहुत नहीं रहता ज्यादा, जो फिजिकल बायर उसका डोमिनेंस बढ़ता है। और वर्ल्ड में 3 लार्जेस्ट कंज्यूमर में इंडिया, चाइना एंड टर्की है, जो फिजिकल कंजम्पशन में वर्ल्ड के शेयर में सबसे बड़ा स्टेक रखते हैं। एंड एशियन कंट्रीज इतना बड़ा स्टेक रखते हैं, तो वहाँ पे प्राइसेस पोल करना और वहाँ के प्राइसेस एज ए रेफरेंस पॉइंट लेना वो भी थोड़ा मुश्किल है। और सबके वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक भी देखे। कल M6 के रिजल्ट आए थे, उसमें बुलियन का जो कारोबार हुआ है M6 में वो भी एक लेवल से ऊपर था। शंघाई में भी अच्छा काम हो रहा है बुलियन में। एंड मीन्स की LME अपना कर रहा है। तो ऐसे देखे तो ये जो वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड था उससे थोड़ा डिवीजन हो चुका है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि डेफिनेटली जो डोमिनेंस है एंड फिजिकल कंज्यूमर के पास ही होना चाहिए। एंड M6 के पहले हम तो पूरा रेफरेंस ले लेते थे, M6 आया तो M6 एंड NSE दोनों के मीन्स के प्राइसेस ग्लोबली थे रेफरेंस पॉइंट। बट बाद में जो हमने डिसीजन लिया, सेबी एज ए रेगुलेटर आया और डोमेस्टिक प्राइस पोलिंग का चालू किया, तो डेफिनेटली ये डोमिनेंस इंडिया में एंड चाइना में आ चुका है। जी, रवि जी, मैं अगला सवाल आपसे लूं उसके पहले एक बार वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट का एक अंश बता दें हम दर्शकों को कि अप्रैल में गोल्ड की ग्लोबल डिमांड ETF में $6.6 बिलियन का निवेश आया था। और सबसे बड़ी रोचक बात यह रही कि एशिया में निवेश तेजी से बढ़ा और नॉर्थ अमेरिका में अभी सालाना हिसाब से नेगेटिव बना हुआ है। भारत में गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड पिछली तिमाही में 54% बढ़ी और बार एवं कॉइन की मांग लगभग ज्वेलरी डिमांड के बराबर पहुंच गई। अब रवि जी, यहाँ एक सवाल आता है, आपने जैसा कहा भी कि भारत और चीन की फिजिकल डिमांड ग्लोबल प्राइस को कितना प्रभावित कर सकती है? हाँ, जब से यहाँ पे देखे तो वैसे देखे इंडिया में गोल्ड ETF का कल्चर अभी काफी हावी है। आप म्यूचुअल फंड के डेटा जो आते हैं मिड ऑफ मंथ, तभी देखे तो लास्ट 2 से 3 महीने में जो इन्फ्लो है उसमें मैक्सिमम पार्ट गोल्ड एंड सिल्वर का था। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी लोग मीन्स, क्योंकि अभी क्या है कि जो प्राइस पे है तो फिजिकल ज्वेलरी में इतना लाइट वेट ज्वेलरी का टाइम आ चुका है। और मीन्स के एक रिस्क भी है थोड़ा सिक्योरिटी रिलेटेड। तो इस हिसाब से यहाँ पे ज्यादातर लोग ETF कर रहे हैं जिसमें एक सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। जिसमें बेसिकली जो आपकी AMC है वो आपके बिहाफ पे गोल्ड संभालती है। तो बेसिक इससे क्या है कि कॉन्फिडेंस पे आता है, प्राइस से साथ साथ में ही मीन्स के कोरिलेशन 90% से ज्यादा है। तो आई थिंक ये एक बेसिक सिनारियो है जिससे मार्केट का जो मीन्स के पार्टिसिपेशन है, जिसको गोल्ड फिजिकल के लिए नहीं बट इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना है, वो सारे वहां पे शिफ्ट हो चुके हैं। और पहले क्वार्टर तीनों महीने के म्यूचुअल फंड के डेटा वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे। इंडिया एंड चाइना की आपने बात की, डेफिनेटली फिजिकल डिमांड है वो ग्लोबल प्राइजेस को इफेक्ट करती है ऑन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जो मीन्स के यहाँ पे इफेक्ट आता है वो है SPDR। एंड जो भी हेज फंड है जो अपना गोल्ड, डॉलर एंड इक्विटी का जो पोर्शन है जिसको चेंज करते रहते हैं, तो मैक्सिमम जो शॉर्ट टर्म के आउटलुक के लिए तीनों मीन्स के वहां पे क्या है कि अगर उसको सेफ हेवन डिमांड चाहिए तो गोल्ड में आएगा। अगर उसको इससे सेफ चाहिए तो US बॉन्ड में जाएगा। उसको थोड़ा रिस्कियर चाहिए तो इमर्जिंग बास्केट में
तो जो मीन्स के एसपीडीआर होल्डिंग एंड जो हेज फंड्स है वो ज्यादा प्राइस को डोमिनेट करते हैं फॉर शॉर्ट सिनारियो। बट लॉन्ग सिनारियो में जिस हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल एसपीडीआर का बाइंग आया या ईटीएफ का बाइंग आया और गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए, बट अगर फिजिकल डिमांड उसको सपोर्ट नहीं करा तो वो प्राइसेस नीचे आएंगे। पहले कोरिलेशन मीन्स के बहुत अच्छा था फिजिकल एज वेल एज गोल्ड के प्राइसेस का। अभी वो थोड़ा कम हुआ है। उसका बेसिक रीजन है कि लोग अभी जो भी होल्ड कर रहे हैं असेट, गोल्ड एज असेट क्लास, वो सारे ईटीएफ थ्रू होल्ड कर रहे हैं, तो इस हिसाब से वहां पे थोड़ा डोमिनेंस बढ़ रहा है। बट ईटीएफ के बैक में तो फिजिकल गोल्ड ही है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है, एएमसी कंपनी, अगर वो आपको ईटीएफ इश्यू करते हैं तो उसके बैक में वो गोल्ड रखती है, तो इस हिसाब से फिजिकल डिमांड ही लास्ट में तो सपोर्ट करती है। तो डेफिनेटली इंडियन चाइना में वैसे देखे तो हमारी इंपोर्ट कम हो रही है। लाइक कि हम जो 1000 के ऊपर का इंपोर्ट करते थे लास्ट ईयर, हमने 600 टन का ही इंपोर्ट किया है। बट प्राइसेस भी इतने बड़े हैं तो वैल्यू टर्म्स में इतना ज्यादा इश्यू नहीं आता। तो डेफिनेटली फिजिकल डिमांड है वो डेफिनेटली बनी हुई है, और उसका ही प्रभाव है वो प्राइस पे लॉन्ग टर्म पे रहता है। जी रवि जी, जैसे आपने ईटीएफ की बात कही, अब हम देखें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ईजीआर, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स जो जारी करी है, उसे बहुत अच्छा मार्केट से रिस्पांस मिला है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जरूर से इसको रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि मीन्स के वो मॉडल तक जा रहा है कि आपके घर पे भी डिलीवरी हो। तो बेसिकली वो भी अच्छा है। ईजीआर के ऊपर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी ले सकते हैं इफ यू आर ट्रेडर ऑफ इक्विटीज और कमोडिटीज एनएससी पे। तो वो आप प्लेस करके भी जो आपकी रिसिप्ट है ईजीआर, वो प्लेस करके आप उसके सामने फाइनेंस लेके भी अच्छा काम कर सकते हैं। एंड कंपेरेटिव अगर फिजिकल गोल्ड है उससे मीन्स के आपको काफी अच्छा हेयर कट, मीन्स के कम हेयर कट पे जाना पड़ता है। लाइक कि आज फॉर एग्जांपल आपको 70 80 70 या 60% सामने लिमिट मिल रही है, तो अगर आपका इजियर हो तो वो 80 90% तक जा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको एक अच्छी लिवरेजिंग भी मिलती है। और एंड इजियर डेफिनेटली मीन्स के यहाँ पे आप कुछ होल्ड कर रहे हैं ऐसा आपको फील हो। लाइक कि आप अगर ईटीएफ कर रहे हैं या आप अगर मीन्स के आपके डिमेट अकाउंट में है, तो उसका एक मीन्स के प्रभाव अलग है। और ईजीआर मीन्स के आप रिसिप्ट, जैसे वेयर हाउसिंग रिसिप्ट होती है आपकी, फिजिकल कोई भी एग्री कमोडिटीज वेयर हाउस में हो, वो आपको रिसिप्ट इश्यू करता है। मीन्स के इट्स प्रूफ फॉर योर डोमिनेंस, प्रूफ फॉर योर ओनरशिप। तो ये एक अच्छा है, मेरे हिसाब से इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और एनएससी का मीन्स के अपना खुद का भी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। इक्विटी प्लेयर्स इतने बड़े डीमेट होल्डर्स है, सारे एनएससी का ब्रांच जानते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका एक फायदा आगे जाके एनएससी को ये शेयर में मिलेगा। ये अब रवि जी, यहाँ पर देखिए, जो इन्वेस्टर हैं छोटे, उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है कि ईटीएफ में जाएं जो अभी तक कर रहे थे, या फिर ईजीआर को अपनाएं। बेस्ट क्या है खासकर यंग जनरेशन के लिए? हाँ, वैसे देखें तो यंग जनरेशन को नया ज्यादा पसंद। लाइक शंघाई में भी गोल्ड था ही। शंघाई गोल्ड जब था उसके वॉल्यूम काफी ड्राइव हुए, तो उन्होंने सेम ईजीआर जैसा ही कंसेप्ट इशू किया था। और जो पूरा उस साल का जो वॉल्यूम था वो डोमिनेट किया ईजीआर जैसी स्ट्रक्चर ने। वहां पे भी वो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के दौर पे शंघाई पे लेके आए थे, और उसका वॉल्यूम 2 गुना 3 गुना शंघाई का हो चुका था। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे ये नई चीज है। तो यंगस्टर जो जेन जी नई जनरेशन है वो तो डेफिनेटली नई चीज ट्राई करती है, तो उसका डेफिनेटली इम्पेक्ट वहां जाएगा। जो लोग मीन्स के थ्रू लाइक एसआईपी टाइप काम करते हैं, म्यूचुअल फंड थ्रू जो देखते हैं और हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग अभी ईटीएफ में ही मुझे लग रहा है कि अपना फोकस जारी रखेंगे। साथ में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। ईजीआर मीन्स के अभी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, वो लॉन्च हुआ है। तो एनएससी भी ट्राई करेगी कि जितना मैक्सिमम बने जितना अवेयरनेस फैले। और क्योंकि यहाँ पे काउंटर लिक्विडिटी वुड बी अ मेजर इश्यू अभी, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं आती तब तक इतना लिक्विड नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से लोग अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे। बट लेटर ऑन मुझे लग रहा है कि अच्छा मॉडल है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसमें वॉल्यूम मिलेगा। और ये एक एडिशन होगा, मुझे नहीं लग रहा कि इट्स अ रिप्लेसमेंट। इट्स एडिशन ऑफ मीन्स के व्हाट ईटीएफ डज। तो ईटीएफ का वॉल्यूम कम नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से ईजीआर आने से, जैसे शंघाई में हुआ था, शंघाई में एक साल वॉल्यूम इतना ज्यादा गिर गया था गोल्ड का, तो उसको इस हिसाब से कुछ स्ट्रक्चर लाना पड़ा, वो ईजीआर जैसा स्ट्रक्चर लाए, और जो अगला वॉल्यूम था उससे 2 गुना वॉल्यूम हो। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक एडिशन होगा ईजीआर के आने से ईटीएफ में। जी, अब रवि जी, ये जो अमेरिका में ब्याज दरें नहीं घटने की बात चल रही है, अभी कोई चांस लगता भी नहीं है, तो क्या जो ऊंची ब्याज दरें हैं वो गोल्ड की तेजी को रोक सकती है?
जिस हिसाब से यहाँ पे हम रुके हैं पर्टिकुलर, अभी भी जियोपॉलिटिकल रिस्क अपनी जगह पे है। बट जिस हिसाब से क्रूड बढ़ रहा है तो फिर से खतरा है कि इन्फ्लेशन प्रोलॉन्ग टाइम पे ऊपर होगा। और अभी मीन्स के जो बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है। अभी कल वॉर खत्म हो तो भी परसों सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी ऐसा नहीं लग रहा है। मीन्स के थोड़े बहुत एनर्जी के प्राइसेस हाई पे रहेंगे तो तब तक इन्फ्लेशन वुड बी रिमेन मेजर प्रॉब्लम। ये वीक में एक इम्पोर्टेंट इवेंट भी है, नए फेड चेयर का चयन होना है। एंड नए फेड चेयर के हिसाब से सेनेट में वोटिंग है। केविन वॉश का नाम अभी प्रस्तावना में है और शायद लग रहा है कि सेनेट में पास हो जाएगा, क्योंकि सेनेट की कमेटी के सामने उन्होंने अपना जो व्यू रखा था वो पास हो चुका था, तो सेनेट में ये पास होगा। तो नए चेयरमैन पे आ रहे, उसका व्यू पॉइंट मार्केट जानना चाहेगा। तो इस हिसाब से लग रहा है कि पहले तो रेट कट की बात कर रहे थे, बट जब लास्ट वो सेनेट के सामने गए तो उन्होंने बोला था कि वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे नहीं बट जो फंडामेंटल है उस पे काम करेंगे। तो फंडामेंटल हाई रेट के ही है। तो मुझे लग रहा है कि यही फिगर फैक्टर है जिस हिसाब से आगे जाके मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा उछाल सस्टेन नहीं होगा। जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से थोड़ा प्रीमियम उसका है, अगर इस होगा तो दोनों साइड से मीन्स मूवमेंट होगी। क्योंकि अभी क्या है कि एक सेफ हेवन ही बन चुका है। जब पॉजिटिव कुछ न्यूज आती है तो सेफ हेवन अपील कम होने से प्राइसेस एक कैप रहता है। और जब नेगेटिव कुछ इवेंट आते हैं तो डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी बढ़ती है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा, और काफी सेंट्रल बैंक ने बेचा भी है। मीन्स के सेंट्रल बैंक ने टर्की हो या जिसको इकोनॉमी का बड़ा इम्पैक्ट आया है, वो बैंकों ने अपना होल्डिंग कम भी किया है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा कैप रहेगा। और थर्ड क्वार्टर मीन्स के ये कैलेंडर ईयर है, उसके थर्ड क्वार्टर मीन्स के दीपावली वाला जो क्वार्टर होगा, वो क्वार्टर में मुझे लग रहा है कि पोस्ट सितंबर अच्छी रैली फिर से लौटनी चाहिए। ये अब जैसे पिछले वीक ये लग रहा था कि ईरान अमेरिका टेंशन, ये युद्ध शायद 2-5 दिन में या एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जो नए डेवलपमेंट हुए हैं जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की शर्तों पर ऑब्जेक्शन लिया है, आपको लगता है कि यह तनाव जो है गोल्ड मार्केट को कितना प्रभावित करेगा, किस तरह प्रभावित करेगा? अजर से इमीडिएटली मार्केट ने ये डिस्काउंट आज के दिन पे कर लिया है कि थोड़ा टाइम लगेगा। एंड अभी हमले नहीं हो रहे मीन्स के डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर बहुत बड़े अटैक नहीं, ना तो यूएस मिलिट्री बेस पे ईरान अटैक कर रहा है, ना ईरान के ऊपर डायरेक्टली यूएस अटैक कर रहा है। मीन्स के दोनों ये वॉर से अपनी कंडीशन पे बाहर निकलना चाहते हैं। दोनों को प्रॉब्लम है। एक को ब्लॉकेट से प्रॉब्लम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज पूरी ठप है ईरान की। तो यूएस को प्रॉब्लम है कि वो आए क्यों वो नहीं पता है, और वहां भी पब्लिक को सेनेट को आंसर देना है। और थोड़े टाइम के बाद मीन्स के विद इन स्पान ऑफ 5 to 6 month वो इलेक्शन में जा रहा है यूएस। तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में ये इवेंट के साथ इलेक्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर गए तो इसका प्रभाव जो मेरल इलेक्शन में काफी सेटबैक हुई थी, ऐसे ही सेटबैक आएगी। तो शायद दोनों अपना पक्ष रख रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि जो चाइना विजिट है, ये थर्सडे से फ्राइडे जो यूएस प्रेसिडेंट चाइना आने वाला है, दैट वुड बी अ बिग इवेंट। अगर इसमें कुछ आया तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक सोल्व होगा। अगर ये इवेंट में कुछ ईरान के रिलेटेड सॉल्यूशन नहीं आया तो ये प्रोलॉन्ग टाइम पे कोल्ड वॉर की तरह बन जाएगा। क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि वॉर अभी खत्म हो, क्योंकि इसराइल बोल रहा है कि उसके ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं हुए। और जब तक इसराइल नहीं चाहेगा तब तक मुझे लग रहा है कि वॉर खत्म नहीं होगा। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है गोल्ड के प्राइसेस पे, हायर लेवल पे कैप रहेगा जो हम बोल रहे हैं। तो यही इम्पैक्ट अभी दिख रहा है कि अगर वॉर रहा तो इन्फ्लेशन का एंड इकोनॉमिक रिस्क पे बढ़ रहा है। तो जिसके पास भी गोल्ड होल्डिंग है वो लिक्विडेट भी करेंगे हायर लेवल पे। जैसे कोविड में हुआ था, एक बार 33,000 पहुंच गया, बाद में वो लिक्विडिटी की वजह से 28,000 नीचे आ गया, डिस्पाइट ऑफ के वो रिस्क बढ़ा था कोविड का। तो ऐसे होगा कि हायर लेवल पे थोड़ा मुझे लग रहा है कैप रहेगा। लोअर लेवल में भी लग रहा है कि ये प्रोलॉन्ग टाइम पे नया बेस बन चुका है, 1,30,000 1,35,000। ये रेंज ब्रेक भी नहीं होगी, क्योंकि इसके नीचे इकोनॉमिक अभी इम्पैक्ट है, वो मार्केट उसको डिस्काउंट कर चुका है। तो एक लेवल से सस्टेन होगा। एंड आपको मीन्स के जो हमने काफी सालों तक 30 से 35 हजार की जो रेंज देखी, उसके बाद 65 to 70 की रेंज देखी, तो अभी 130 to 150 की एक नई रेंज बना के चले गया ऐसा लग रहा है। और रवि जी, सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर अब गोल्ड से अलग ट्रेंड फॉलो कर रहा है क्या? वैसे देखे तो साथ में ही चल रहे हैं मीन्स के वीक ऑन वीक बेसिस, डे डे बेस पे कुछ इवेंट अलग हो तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा अलग आता है। फॉर एग्जांपल आज ही है, आज सिल्वर थोड़ा मॉर्निंग में आउट परफॉर्म कर रहा था, गोल्ड नीचे था। ये आउट परफॉर्मेंस का रीजन क्या है? क्योंकि बेस मेटल ऊपर है। और जब भी ये वॉर के रिलेटेड रिस्क आता है तो एल्यूमिनियम है, कॉपर है,
सिल्वर है वो सप्लाई रिस्क की वजह से ऊपर जाते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड चलता है। तो ऐसी एक मीन्स के सरप्राइज न्यूज पे जब रिएक्शन आए तब थोड़े दोनों अलग हो जाते हैं। ट्रेंड सेम है, अभी भी हायर लेवल पे जाके वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब तक गोल्ड नहीं चलेगा सिल्वर के पे एक लेवल के ऊपर की तेजी नहीं आएगी। तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि एक रेंज में वोलेटाइल होगा, एंड आगे जाके अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हायर लेवल से करेक्शन भी इतना आ चुका है। तो वहां भी मुझे लग रहा है कि एक सपोर्टिव ट्रेंड में चलेंगे सिल्वर के प्राइजेस। हालांकि गोल्ड में जो इस रीजन की वजह से जो दोनों साइड के इम्पैक्ट आ रहे हैं हिसाब से थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। बट फॉर अ स्पान ऑफ 2 to 3 months मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी तक मैं गोल्ड पे ज्यादा बुलिश था। बट अभी जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है आई थिंक कि जो फोकस है इन्वेस्टर का वो सिल्वर की ओर जा रहा है। और लाइक आप प्राइम मिनिस्टर के भी कमेंट देखें तो उसमें बेस मेटल सिल्वर इसको इंपोर्ट कम करने की कुछ बात नहीं हुई, सिर्फ गोल्ड के इंपोर्ट कम करने की बात हुई। क्यों? क्योंकि सिल्वर इज नाउ इंडस्ट्रियल कमोडिटी, और काफी जो हमें आगे करना है, जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि पेट्रोल पे कम करो आप डिपेंडेंस, डीजल पे कम करो, फर्टिलाइजर कम करो, सोलर पंप लगाओ। तो इस सब में जो सोलर है और अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज जी जो भी है इसमें सिल्वर का फिजिकल यूज बढ़ा है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सिल्वर के फंडामेंटल थोड़ा डिफर है। और सेम चाइना का इंपोर्ट देखो आप 2 महीने का काफी अच्छी मात्रा में चाइना ने ग्लोबली इंपोर्ट किया है। तो उसके जो रिसेंट लास्ट वीक डेटा है उसमें भी रिकॉर्ड इंपोर्ट किया है चाइना ने सिल्वर का। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। जी। और अंतिम सवाल की, अगले 6 से 12 महीने की अगर हम बात करें तो गोल्ड सिल्वर के लिए बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है, और आप क्या प्राइस रेंज देखते हैं उस समय? मुझे लग रहा है कि अगले थोड़े टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर सिल्वर में सप्लाई का ट्रिगर फिर से आएगा। अभी तक वैसे गोल्ड को फॉलो कर रहा था, पर सिल्वर में जो हमने डिस्कशन किया तो थोड़ा सप्लाई का ट्रिगर आएगा। और डिमांड, अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है और डिमांड के न्यूज आए तो सिल्वर में एक जर्नी फिर से अपवर्ड स्टार्ट हो सकती है। एंड लेवल स्पेसिफिक डाउन साइड देखे तो ऑल ओवर मीन्स के 2 लाख का इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है। काफी खराब न्यूज में भी वो न्यूज ने क्लोजिंग बेसिस पे 2,10,000 का लेवल ब्रेक नहीं किया है, तो वो एक सपोर्ट बन चुका है। और अपर साइड 3 लाख तक जा सकती है चांदी। बट मुझे लग रहा है कि जो मीन्स के थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर यहाँ से तेजी स्टार्ट होगी, और इसके बाद आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। पर्टिकुलर गोल्ड में देखें तो गोल्ड में सबसे ज्यादा फोकस यूएस के बॉन्ड यील्ड पे रखें, क्योंकि जो नए चेयर आ रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चेयरमैन 4 साल तक रहेंगे। तो ये इसका जो भी पहली स्पीच होगी या पहली उसकी पॉलिसी जो जून में आएगी दैट वुड बी अ मेजर ट्रिगर, क्योंकि तब पहली बार हम उसको सुनेंगे, पहली बार उसके व्यू पॉइंट देखेंगे। जी और पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर कितना, क्योंकि अभी मार्केट का जो ज्यादा डर है कि वो आप ही गए तो भी अभी जो मीन्स के वोटिंग है वो वोटिंग अभी भी उसके फेवर में नहीं है, तो वो रेट करना कट करना चाहेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि वोट नहीं है उसके इतने पास। तो रेट या तो ये रेट पे रहेंगे या इसके ऊपर रहेंगे। तो इससे मुझे लग रहा है कि ये गोल्ड के लिए बड़ा ट्रिगर हो सकता है। रेंज की ऑलरेडी हमने बात की कि नीचे जो गोल्ड है वो 130 135 का एक नया बेस है, एंड अपर साइड 160। अभी तक ये रेंज की उम्मीद करनी चाहिए। जो बहुत बड़ी तेजी के मैं काफी लोग से सुन रहा हूँ, बहुत बड़ी तेजी 3 लाख 4 लाख ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रखे, क्योंकि बाद में एक लेवल पे जब इकोनॉमी पे आ जाता है तब सब असेट क्लास है वो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर जाता है। तो नियर अबाउट तो मुझे लग रहा है कि अगर हाई बुलिश चांसेस भी ऐसे 160 165 की लिमिट रखेंगे। जी। रवि जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज पर्टिकुलर गोल्ड सिल्वर एंड सर्टेन मेटल्स में हमने जो बात की उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। क्लाइंट एज वेल एज कंपनी के फंड में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट ये पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन आप ले रहे हैं तो पहले आपके रिस्क के लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें, और जो भी ट्रेडिंग पोजीशन है उसमें थोड़े दिन तक स्टॉप लॉस बनाए रखें। अभी मुझे लग रहा है कि दिस वीक वुड बी अ वेरी वोलेटाइल, और गैप अप गैप डाउन के चांसेस सबसे ज्यादा वीक में है। तो जो भी पोजीशन है स्टॉप लॉस से कैरी करे, ट्रेडिंग पोजीशन इंट्राडे खत्म कर ले, लॉन्ग पोजीशन पे ज्यादा मींस के डरे ना। सो ये ध्यान रखें, और शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया रवि जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।